लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और हाजिर हूं आपके सामने एक नया सेशन लेकर, जिसमें आज हम बात करेंगे डीएलएड 2017 का जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हुआ था, उसमें शिक्षण अधिगम के सिद्धांत विषय का प्रश्न पत्र किस प्रकार से आया था। आज हम पूरे प्रश्न पत्र का एनालिसिस करेंगे और एक बेहतरीन हल निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि अगर आपको आगामी सत्र में डीएलएड, बीएड, बीटीसी या टीजीएस से संबंधित किसी भी एग्जाम में अगर आपको बैठना है तो आपके लिए सेशन बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि इस चैनल पर जब भी इस प्रकार की वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो को देख सकें। इस चैनल पर विभिन्न विषयों के बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और उनके सोल्यूशन पड़े हुए हैं और विभिन्न टॉपिकों के वीडियो पड़े हुए हैं। तो आप लोग जाइए उसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले देखेंगे हम शिक्षण अधिगम के सिद्धांत विषय का प्रश्न पत्र जो होता है ये 2 घंटे का होता है, 50 नंबर का होता है। पहले आपके 15 क्वेश्चन बहुविकल्पीय होते हैं, उसके बाद अति लघुत्तरीय होते हैं जिन्हें 3 शब्दों में लिखना होता है और लघुत्तरीय होते हैं जिन्हें 50 शब्दों में लिखना होता है। तो पहले हम बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्नों की, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों की। पहला प्रश्न है आपका शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन ये कथन किसका है। आपके ऑप्शन है बर्टन, दूसरा है रायबर्न, तीसरा है एंडरसन या चौथा है रेमंड। तो शिक्षण अधिगम हेतु दिया गया उद्दीपन, मार्गदर्शन, दिशाबोध और प्रोत्साहन है ये कथन जो है रायबर्न का कथन है, यानी आपके लिए बी ऑप्शन सही रहेगा। बी ऑप्शन यही वाला आपका ऑप्शन सही है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है प्राचीन कालीन शिक्षण विधियाँ थी। आपके ऑप्शन है पाठ्य पुस्तक केंद्रित, दूसरा है शिक्षक केंद्रित, तीसरा है बाल केंद्रित या चौथा है पाठ्यक्रम केंद्रित। तो प्राचीन काल में जो शिक्षण विधियाँ थी ये शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियाँ थी, यानी बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर तो शिक्षण करते समय ध्यान रखना चाहिए। आपके ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों का, समयावधि का, बच्चों की रुचि व मानसिक स्तर का या परीक्षा का। तो हमेशा शिक्षण करते समय हमेशा बच्चों की रुचि व उनके मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा क्या उसमें रुचि ले रहा है और उसका मानसिक स्तर क्या है, उस हिसाब से उसको पढ़ाना चाहिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम है। आपके ऑप्शन है शिक्षण विधियाँ, गतिविधियाँ, अभ्यास, कार्य या प्रश्न। तो देखिए शिक्षण को सुव्यवस्थित व प्रभावपूर्ण बनाने का माध्यम शिक्षण विधियाँ करती हैं। शिक्षण विधियाँ सुव्यवस्थित एवं प्रभावपूर्ण बनाती हैं शिक्षण को। अब बात करते हैं अगर अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है आपका शिक्षण विधियाँ आधारित होती हैं। आपके ऑप्शन है बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर या शिक्षण सूत्रों पर। तो जो शिक्षण विधियाँ होती हैं शिक्षण सूत्रों पर आधारित होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है। आपके ऑप्शन है फ्रोवेल, मॉन्टेसरी, हेलन पार्खस्ट या हार्वर्ड। तो अगर किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति की बात करें तो इसके जन्मदाता थे फ्रोवेल, याद रखिएगा आप लोग। पहला वाला ऑप्शन फ्रोवेल, इन्होंने किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति का विकास किया था। किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति के जन्मदाता फ्रोवेल को माना जाता है। अब बात करें अगर अगले प्रश्न की। तो संप्रेषण की प्रक्रिया होती है। आपके ऑप्शन है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, एक पक्षीय व द्विपक्षीय दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर बात करें संप्रेषण की तो संप्रेषण हमेशा द्विपक्षीय प्रक्रिया होती है। इसमें एक आदमी सुनता है, एक आदमी कहता है या दूसरा आदमी भी अपने विचार रख सकता है। तो हमेशा दो लोगों, कम से कम संप्रेषण के लिए 2 व्यक्तियों का होना अति आवश्यक होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। तो उपयुक्त शिक्षण सूत्र की अगर हम बात करें तो इसमें जो है मूर्त एवं अमूर्त की ओर ये उपयुक्त शिक्षण सूत्र है इसमें से। तो याद रखिएगा शिक्षण सूत्र यानी मूर्त से अमूर्त की ओर, इस चारों ऑप्शन में से यही रहेगा। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है। आपके ऑप्शन है क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या परिमाण का सिद्धांत। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो परिमाण का सिद्धांत जो होता है वो शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं होता है। सिद्धांत मतलब है कि बच्चा उसमें रुचि ले रहा है करके सिखाया जाए या नियोजन करके सिखाया जाए, लेकिन उसके परिणाम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो प्रश्न के हिसाब से यही था कि सामान्य सिद्धांत नहीं है, परिणाम का सिद्धांत। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र आधारित है। आपके ऑप्शन है शिक्षा शास्त्र, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर, जीव विज्ञान पर या प्राण विज्ञान पर। तो पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है, याद रखिएगा आप लोग।
अगला प्रश्न है, छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। ये कथन किसका है? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा फिर से एक बार। छात्र की शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, शब्दों, परिभाषाओं तथा नियमों से नहीं। ये कथन है आपका, आपके ऑप्शन है अरस्तु, महात्मा गांधी, पेस्टोलॉजी या हर्बर्ट स्पेंसर। तो इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि छात्र का जो है शिक्षा सर्वदा स्थूल वस्तुओं तथा तथ्यों से होनी चाहिए, परिभाषाओं और नियमों से नहीं। अब बात करते हैं, प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी है। आपके ऑप्शन है भाषा शिक्षण में, विज्ञान शिक्षण में, इतिहास शिक्षण में और नागरिक शास्त्र शिक्षण में। तो अगर आप लोग को याद हो, आप लोग जब पढ़ते थे स्कूल में, तो आपको 9, 12, 11, 12 में साइंस की लैब में ले जाया जाता था और वहाँ पे लैब करके दिखाया जाता, चाहे वो केमिस्ट्री का लैब हो, चाहे वो बायो का लैब हो या फिजिक्स का लैब हो। तो प्रयोग प्रदर्शन विधि सर्वाधिक उपयोगी होते हैं विज्ञान शिक्षण में। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अवलोकन व निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक शिक्षण प्रविधि है। आपके ऑप्शन है व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, कहानी या पर्यटन। तो जो प्रश्नोत्तर शिक्षण प्रविधि है, ये सूक्ष्म अवलोकन और निरीक्षण शक्ति के विकास में सहायक होती है, याद रखिएगा आप लोग, बी वाला ऑप्शन। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने हेतु प्रयुक्त शिक्षण कौशल है। आपके ऑप्शन है प्रस्तावना कौशल है, पुनर्वर्णन कौशल है, श्यामपट्ट लेखन कौशल है या उद्देश्य कथन कौशल है। तो अगर हम प्रस्तावना कौशल की बात करें, तो प्रस्तावना कौशल में हमें जो है छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित ज्ञान की जानकारी मिलती है कि बच्चे का स्तर क्या है, बौद्धिक स्तर वो कहाँ तक जानता है। इसलिए पूर्व ज्ञान की जानकारी लेने वाला शिक्षण कौशल है प्रस्तावना कौशल। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है प्रश्नोत्तर द्वारा, कहानी द्वारा, व्याख्या द्वारा या समूह कार्य द्वारा। तो इसमें जो कहानी होती है, इसके द्वारा बच्चों के अंदर कल्पना शक्ति का विकास होता है। जब कहानी आप किसी बच्चे को सुनाइए तो उसके अंदर मनोभाव चलते रहते हैं कि अब क्या होने वाला है, वो कल्पना करने लगता है, तरह तरह की कल्पना करने लगता है, तो उससे उसके अंदर कल्पना शक्ति का विकास होता है। अब बात करते हैं अति लघु। देखिए अब यहाँ से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होते हैं। पहला है आपका शिक्षण से क्या तात्पर्य है। तो अगर हम बात करें शिक्षण से तात्पर्य की, तो शिक्षण जो है ये अंग्रेजी शब्द के टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अगर आप लोग को मालूम हो, टीचिंग, TEACHING, टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अभिप्राय होता है सीखना। यानी टीचर, शिक्षण से संबंध होता है सीखना। अधिगम और शिक्षण जो है दोनों एक ही शब्द है, अलग अलग नहीं है। तो टीचिंग जो शिक्षण है, ये टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है शिक्षण, जिसका अर्थ होता है सीखना। और शिक्षण और अधिगम दोनों अलग अलग नहीं है। शिक्षण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यवस्तु। शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी और पाठ्यवस्तु मतलब सिलेबस। तो शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यवस्तु, इन तीनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना ही शिक्षण कहलाता है। आपकी एक ये परिभाषा हो सकती है कि शिक्षण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी एवं पाठ्यवस्तु। इन तीनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना शिक्षण कहलाता है। या तो आप ऐसे कह सकते हैं, शिक्षण जो है सीखने के लिए दिए जाने वाला निर्देशों का समूह है, वो शिक्षण कहलाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षण के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो अगर शिक्षण के 2 उद्देश्य की बात करें 17वां प्रश्न की, तो पहला होता है मानसिक क्षमता का विकास करना। शिक्षण होगा तो बच्चे का मानसिक क्षमता का विकास होगा। दूसरा हो सकता है क्रियाशीलता का विकास करना, बच्चा एक्टिव हो जाएगा, हर चीज में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये जो है शिक्षण के मुख्य रूप से 2 उद्देश्य हैं। आप और लिख सकते हैं, क्रियाशीलता का विकास करना, मानसिक क्षमता का विकास करना, आप ये लिख सकते हैं। अब बात करते हैं शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का अभिप्राय क्या है। तो प्रेरणा यानी रुचि या अभिरुचि, इसे ही प्रेरणा कहते हैं। तो किसी भी कार्य को करने के लिए या सीखने के लिए प्रेरणा या रुचि होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। प्रेरणा या रुचि ऐसा वह वस्तु है जो किसी कार्य को प्रारंभ कराता है, उसको लगातार चालू रखता है और जब तक कि वो काम खत्म ना हो जाए आप कोई भी कार्य सीख सकते हैं। तो प्रेरणा और रुचि जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी कार्य को प्रारंभ करती है, उसे जारी रखती है, उसे पूरा करती है। प्रेरणा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो व्यक्ति के अंदर होती है, अभिरुचि होती है। अगर आपके अंदर किसी कार्य को करने के प्रति रुचि है तो आप उस कार्य को 50% तो आप कंप्लीट कर ही चुके हैं बिना किए, बाकी आपको करके 50% कंप्लीट कर लेना है 100%। तो प्रेरणा जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है, व्यक्ति के अंदर से आती है। ये
रुचि या अभिप्रेरणा, जो ये सब प्रेरणा ही है जो किसी कार्य को प्रारंभ करती है, उसे जारी रखती है और पूरा करती है, वही होती है प्रेरणा। यानी शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत का अभिप्राय है कि बच्चों के अंदर रुचि होनी चाहिए, उस पाठ्य वस्तु के प्रति उनके अंदर लगाव रहे, शिक्षण इस तरीके से हो, शिक्षक इस तरीके से पढ़ाए कि बच्चे बोर ना हो, उनके अंदर उस विषय वस्तु के प्रति रुचि बनी रहे। तो शिक्षण में प्रेरणा के सिद्धांत से यही अभिप्राय है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। शिक्षण सूत्र से क्या आशय है? तो अगर हम बात करें मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र, तो सबसे पहले इसमें जो है, इस शिक्षण विधि में आपको पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण। उसके बाद में उदाहरण से ये जो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर शिक्षण प्रविधि, उसी प्रकार से मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। जैसे मान लीजिए आपको पत्ती के बारे में बताना है किसी पौधे के, तो सबसे पहले आपको पौधे के बारे में बताना होगा कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं। पौधे के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती। उसके बाद में आप उस जो है पत्ती के बारे में बताएंगे। तो इसी प्रकार से मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र होता है। इसमें हमें जो पहले से जानकारी होती है उसको लेते हैं प्रस्तावना के आधार पर, बाद में जो जानकारी देनी होती है उसी पहले पूर्व ज्ञान के आधार पर हम नए ज्ञान को प्रदान करते हैं। तो यही शिक्षण सूत्र होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। अगर हम बात करें संप्रेषण की एक परिभाषा की, तो जो संप्रेषण होता है ये कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अंग्रेजी का जो कम्युनिकेशन होता है CUMMUNICATION, कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है संप्रेषण। संप्रेषण जो है लैटिन भाषा का जो शब्द होता है कम्यून्यूस, इसका रूपांतरण है जिसका अर्थ होता है सामान्य या कॉमन। तो संप्रेषण कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, लैटिन भाषा के कम्यून्यूस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सामान्य या कॉमन। तो यानी वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग, अगर हम संप्रेषण की परिभाषा की बात करें तो वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग एक दूसरे से अपने विचारों, मनोभावों, तथ्यों, प्रभावों को इस प्रकार से विनिमय करते हैं कि प्राप्त संदेश को सभी समझ पाएं, ये आपका संप्रेषण कहलाता है। यानी संप्रेषण की अगर हम परिभाषा की बात करें तो ये जो है कम्युनिकेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण होता है संप्रेषण, और वह प्रक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग तथ्यों, भावनाओं, विचारों, प्रभावों आदि का आदान प्रकार इस प्रकार से करें, विनिमय इस प्रकार से करें कि दोनों लोग, सभी लोग संदेश को समझ पाएं, वही कहलाता है संप्रेषण। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तथ्यों, भावनाओं आदि का जो आदान प्रदान इस प्रकार से करते हैं कि सबको समझ में आए। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण में प्रश्नोत्तर प्रविधि का क्या महत्व है? जो प्रविधियां होती हैं शिक्षण को और सुचारू एवं रोचक बनाती हैं, जिससे कि बच्चे के अंदर रुचि एवं क्षमता रहे, तो इस पाठ्य वस्तु को सीखते समय विचलित ना हो, बोर ना हो, और उसका ध्यान लगा रहे कक्षा की ओर। तो अगर हम बात करें शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का क्या महत्व है, तो इस विधि के प्रयोग करने से जो है छात्र सक्रिय रहता है। उसे रहता है कि अभी हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए वो सक्रिय रहता है और पूरा ध्यानपूर्वक कक्षा में बैठा रहता है। नए ज्ञान को प्राप्त करने की जो है बच्चों के अंदर उत्सुकता रहती है, नए ज्ञान की उत्सुकता रहती है। छात्रों के अंदर जो है विचारों एवं मनन चिंतन करने का तरीका प्रकट हो जाता है, मनन चिंतन करने लगते हैं छात्र स्वयं में। तो इस प्रकार से शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि का यही महत्व होता है कि छात्र जो है कक्षा में सक्रिय रहते हैं, नए ज्ञान की प्राप्ति के लिए उनके अंदर उत्सुकता बनी रहती है, मनन चिंतन एवं तर्क शक्ति का विकास होता है। ये सभी आपके शिक्षण में प्रश्नोत्तर विधि प्रविधि का महत्व बताते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्याख्यान देते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो अगर हम बात करें व्याख्यान देते समय हमें सावधानी रखनी चाहिए, तो व्याख्यान जो है विषय वस्तु से संबंधित हो। जो आप किसी विषय वस्तु को लेकर उसका व्याख्यान दे रहे हैं तो उसी विषय वस्तु पर हो, अलग ना जाए व्याख्यान उसका, और उस विषय वस्तु में आपको अच्छी खासी जानकारी हो, विषय वस्तु पर पकड़ होनी चाहिए, कमांड होना चाहिए। ये आप जो है व्याख्यान देते समय सावधानी बरत सकते हैं। अब आप बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का क्या महत्व है? देखिए, विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ता है कि ये ऐसा हो रहा है। तो विज्ञान विषय में जो है विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि इसलिए होती है कि बच्चे के अंदर जो है जो प्रैक्टिकल हो रहा है उसको देखे, उससे सीखे, उसके बच्चे के अंदर कोई कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि
ये उस समय बेस बन रहा होता है बच्चे का आगे चल के हायर स्टडीज के लिए। तो इसलिए विज्ञान शिक्षण में प्रयोग प्रदर्शन विधि का महत्व अति आवश्यक है। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षण का क्या अर्थ है। तो देखिए, बाल केंद्रित शिक्षण यानी कि बालक को ध्यान में रखकर जो शिक्षा दी जाती है वही होता है बाल केंद्रित शिक्षण। बालक को ध्यान में रखकर, पहला होता था शिक्षक केंद्रित शिक्षण, उसमें अध्यापक अपने मन से जो कुछ करना होता था अपने मन से करता था, उसे कोई कहने वाला नहीं होता था। अब है कोई भी ऐसी शिक्षा जो बालकों को ध्यान में रखकर की जाए वही होता है बाल केंद्रित शिक्षण। इससे ये फायदा होता है कि बालकों का चहुमुखी विकास होता है। बाल केंद्रित शिक्षण में बालक का चहुमुखी विकास होता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, आत्मविश्वास की भावना पनपती है, स्वतंत्र रहता है। जरूरी नहीं कि टीचर पढ़ा के चला जाएगा तो टीचर के हिसाब से हमें पढ़ना है, हम अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, खुद बाद में लगा सकते हैं। बच्चों के अंदर जो है सहयोग की भावना होती है अगर वो, तो बहुस्तरीय शिक्षण में छात्रों के समय का सदुपयोग होता है। छात्र एवं अध्यापक दोनों के समय का सदुपयोग होता है। उसके बाद में विकास, रुचि एवं भिन्नताओं के आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्योंकि बहुत स्तरीय शिक्षण हो रहा है तो इससे जो है उनके मानसिक विकास स्वाभाविक रूप से होगा, क्योंकि एक ही कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं। सहयोग की भावना होती है, सहयोग मित्रता की भावना का विकास होता है, शिक्षण प्रक्रिया सुचारू रूप से चली रहती है। ऐसे विद्यालय जिसमें एक ही अध्यापक है, अध्यापकों की संख्या में कमी है, तो वहां पे बहुत पिछड़े स्तरीय शिक्षण से सभी बच्चे पढ़ाई से जुड़े रहते हैं। बहुस्तरीय शिक्षण का यही महत्व होता है कि बच्चे के अंदर सहयोग की भावना होती है, मित्रता की भावना होती है, कक्षा सुचारू रूप से चलती रहती है, शिक्षण प्रक्रिया और सुचारू रूप से चलती है, बच्चे का मानसिक विकास होने के साथ साथ स्वाभाविक विकास होता है, और विद्यालय में एक प्रकार से अनुशासन बना रहता है। यही आप कह सकते हैं बहुस्तरीय शिक्षण का तरीके। अब जो है खेल से आधारित किन्हीं दो शिक्षण पद्धतियों का नाम लिखिए। तो खेल पे आधारित अगर शिक्षण पद्धतियों की बात करते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, 28वां प्रश्न है। तो इसमें जो है मॉन्टेसरी विधि जो होती है, मॉन्टेसरी पद्धति, खेल विधि, ये सब जो है खेल विधि पर आधारित है। प्रोजेक्ट विधि, ये सभी जो है खेल विधि पर आधारित है। अगर हम बात करें मॉन्टेसरी विधि की तो इसमें परियों की कहानियों के द्वारा उस विधि का वर्णन किया जाता था। खेल विधि में आप खेल खेल सकते हैं, प्रोजेक्ट विधि में कोई भी चीज का आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो यही सभी खेल विधि के उदाहरण है। अब बात करते हैं गणित में उपयोगी हिंदी दो टीएलएम का नाम बताइए। तो सबसे पहला सिंपल नाम याद कर लीजिए आप लोग, फेंसन डिस्क याद कर लीजिए। गणित में जो टीएलएम होता है फेंसन डिस्क यानी भिन्न चक्र, फेंसन डिस्क इसे कहते हैं। एक होता है नेपियर स्ट्रिप्स यानी कान की हड्डी, नेपियर स्ट्रिप्स। एक होता है घनाकार। देखिए बात करते हैं गणित शिक्षण में किन्हीं दो टीएलएम का नाम लिखिए एवं उनका वर्णन कीजिए। प्रश्न ये है, तो अगर हम बात करें गणित शिक्षण की तो याद रखिएगा फेंसन डिस्क होता है, फेंसन डिस्क या भिन्न चक्र कहते हैं इसे। भिन्नों को सीखने के लिए, भिन्नों का जोड़ घटाव गुणा भाग आज सीखने के लिए फेंसन डिस्क यानी भिन्न चक्र का उपयोग किया जाता है। और एक होती है घनाकार छड़ें यानी गिन तारा जिसे कहते हैं। ये जोड़ घटाना गुणा भाग बच्चों को शुरुआती गणित सिखाने के लिए जो प्राथमिक गणित होती है इसमें गिनती, जोड़ घटाना गुणा भाग सिखा जाता है, तो इस टीएलएम का प्रयोग करते हैं गिन तारा, इसमें घनाकार छड़ें होती हैं। और बात करें अगर जो आकृति के आधार पर जो शिक्षण टीएलएम होते हैं, शिक्षण में गणित के शिक्षण में आकृति के आधार पर जो टीएलएम होते हैं वो ठोस आकृतियां होती हैं, त्रिभुज, वर्ग, आयत, घनाकार, ये सब शिक्षण गणित के शिक्षण में उपयोगी टीएलएम माने जाते हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है। तो अगर हम शिक्षण अधिगम सामग्री से अभिप्राय की बात करें तो वह सामग्री जो शिक्षण की प्रक्रिया के दौरान शिक्षण को और रुचिकर व रोचक बनाने के लिए प्रयोग की जाती है, शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन।